दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 10। ये वीडियो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट संख्या 10। दोस्तों आज जो हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं 10वां प्रैक्टिस सेट, इसका पहला प्रश्न प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है। आइए देखते हैं क्या है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है कहाँ पर? ऑप्शन देखिए, कालीबंगा में, लोथल में, धौलावीरा में या बनावली में। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में लोथल में मिला है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है और हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में हाथी दांत से निर्मित पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव, संकर्षण यानी बलराम और वासुदेव दोनों के चित्र अंकित हैं? ऑप्शन देखिए, हुविस्क, कनिष्क, समुद्रगुप्त या अगाथोक्लीज। तो सही उत्तर क्या है? किस शासक के सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, अगाथोक्लीज। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंद यवन शासक मिनांडर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र स्ट्रैटो प्रथम अवयस्क शासक था। उसकी पत्नी अगाथोक्लीज ने शासन संभाला था और अगाथोक्लीज के चांदी के सिक्कों पर संकर्षण यानी बलराम और वासुदेव दोनों के चित्र अंकित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है आपके बलबन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक और रजिया बेगम। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? कृषि के विकास के लिए नहर खुदवाने के लिए यानी कृषि के विकास के लिए सिंचाई साधनों के विकास के क्रम में नहर खुदवाने का कार्य जो है किस शासक ने पहली बार किया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी और कृषकों की स्थिति में सुधार करने के लिए उसने अनेक प्रयास किए थे। सिंचाई के लिए नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन तुगलक प्रथम शासक था। अगला प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कुछ घटनाएं हैं उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट और बेवेल प्लान। तो देखिए सबसे पहले ये जो घटनाएं हुई हैं इनका ईयर या वर्ष हमको पता होना चाहिए। नेहरू रिपोर्ट दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट ये 1928 है। इसके अलावा क्रिप्स मिशन आपका 1942, आप जानते हैं क्रिप्स मिशन 1942। और अगस्त प्रस्ताव का जो वर्ष है 1940 है। बेवेल योजना 1945। तो आप इसके आधार पर सही जो कूट है उसका चयन कर सकते हैं। सही कूट आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 2, 1, 4। अगला प्रश्न देखते हैं। लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? आपको बताना है। ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात या आंध्र प्रदेश। तो आप जानते हैं दोस्तों लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य आपका गुजरात है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। भारत में जो लवण प्रभावित मृदा हैं उनमें सर्वाधिक क्षेत्रफल गुजरात में है। उसके बाद गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का नाम आता है। अगर जो क्षारीय मृदा से प्रभावित सर्वाधिक क्षेत्र की बात की जाए तो क्षारीय मृदा सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है दोस्तों। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि, देखिए कुछ कथन हैं उसके बाद उसके आधार पर आपको कूट के आधार पर चयन करना है। तो भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, ये आपका सही है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, ये भी सही है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है,
ये सही नहीं है, या सरकार की आलोचना करता है, ये भी सही नहीं है। तो सही उत्तर है भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह स्वेच्छा से या भारतीय नागरिकता का त्याग करता है या स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं। शिक्षा जो आरंभ में एक राज्य का विषय थी, किस संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में हस्तांतरित की गई थी? तो सही उत्तर देखते हैं, ऑप्शन क्या है? 24वें संशोधन, 25वें संशोधन, 42वें या फिर 44वें संशोधन। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 42वें संशोधन द्वारा जो है शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया। और आप जानते हैं कि समवर्ती सूची में अगर जो शिक्षा हो गए है तो इस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून का निर्माण कर सकती हैं। संघ सूची पे केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पे राज्य सरकारें, लेकिन समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को खतरा हो। किससे किससे खतरा हो? ऑप्शन देखिए, युद्ध के कारण, विदेशी आक्रमण के कारण, सशस्त्र विद्रोह के कारण या आंतरिक उपद्रव के कारण। तो देखिए इसमें से कूट जो दिए गए हैं तो अनुच्छेद 352 में है कि भारत का राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, यानी युद्ध, विदेशी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो पहले देखिए एक स्थिति ऐसी थी कि पहले आंतरिक अशांति शब्द जो था अनुच्छेद 352 में था, लेकिन आंतरिक अशांति के जगह पर सशस्त्र विद्रोह को स्थापित किया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो अब कुल मिलाकर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति युद्ध, विदेशी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के स्थिति में जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर ऑप्शन 1, 2 और 3, तो सही कूट आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्वेच्छा से किया गया यह समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है, पंडित नेहरू का उपरोक्त कथन किसे इंगित करता है? ऑप्शन देखिए, भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ाव, पंचशील का समझौता, शिमला समझौता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ाव। दोस्तों स्वतंत्रता के बाद भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। इसकी सदस्यता ग्रहण करना या न करना भारत के किसी अन्य सदस्य देश के लिए ऐच्छिक था। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि स्वेच्छा से किया गया ये समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। तो ये राष्ट्रमंडल से जुड़ाव के संदर्भ में था। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन 1 है और उसका कारण आर है, और इसके आधार पर सही कोड का चयन करके आपको बताना है। देखिए, गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है, ये सही है। और कारण क्या दे रहा है कि अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ समूह से संबंधित हैं, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों इसमें कथन और कारण दोनों सही तो हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। देखिए, चारागाह और स्थिति, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन में चारागाह और स्थिति, इसके बाद कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। बन्नी चारागाह, दोस्तों बन्नी चारागाह ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। बाग्याल चारागाह उत्तराखंड में है, बुग्याल या बाग्याल। खज्जियार हिमाचल प्रदेश में है, और पहलगाम आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में है। तो इस प्रकार सही कोट का चयन आप कर सकते हैं। बन्नी गुजरात में, बुग्याल उत्तराखंड में, खज्जियार हिमाचल प्रदेश में और पहलगाम जम्मू और कश्मीर में। तो इसके आधार पर सही कोट आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और सही कूट के आधार पर आपको उत्तर बताना है। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि खनिज और उनसे संबंधित देश, खनिज हैं और प्रमुख उत्पादक देशों का आपको क्रम मिलान करना है।
तो चांदी। दोस्तों चांदी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक मैक्सिको है। अभ्रक उत्पादन भारत में है अग्रणी। लौह अयस्क में रूसी संघ और तांबा जो है चिली द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से उत्पादित किया जाता है। तो इसके आधार पर जब आप कोट देखेंगे तो 3, 4, 2 और 1 हो जाएगा। 3, 4, 2 और 1, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नीरी कहा जाता है, कब और कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 1970 में धनबाद में, 1958 में नागपुर में, 1956 में नई दिल्ली में और 1960 में चेन्नई में। तो दोस्तों आप जानते हैं नीरी या राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान ये नागपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्याघ्र अभ्यारण्य या टाइगर जो है टाइगर अभ्यारण्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखिए, कान्हा, रणथंभौर, काजीरंगा, बांधवगढ़। तो सही उत्तर बताइए कि इसमें से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है? सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी सही उत्तर है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व नहीं है, क्योंकि काजीरंगा जो है ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है और इस अभ्यारण्य में एक सींग वाले गैंडे और हाथियों को प्रमुख रूप से निवास मिलता है। देखिए, कान्हा जो है मध्य प्रदेश में है, रणथंभौर राजस्थान में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है और ये सभी टाइगर प्रोजेक्ट के हिस्से हैं, लेकिन काजीरंगा जो है एक सींग वाले गैंडे और हाथियों के संरक्षण के लिए स्थापित अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न ज्योग्राफी से है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम यानी अवरोही क्रम में प्रस्तुत करता है? आपको बताना है बड़े से छोटा, यानी कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है उसके बाद छोटा आपको क्रम बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा आप जानते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है, फिर उत्तरी अमेरिका का स्थान आता है और उसके बाद यूरोप आता है। तो जो ऑप्शन है हमारे पास उसमें से सही उत्तर है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 16वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, कथन है भारत में जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी प्रव्रजन सर्वाधिक है और ये सही भी है। कारण क्या दे रहे हैं? ग्रामीण से ग्रामीण प्रव्रजन मुख्यतया महिला प्रव्रजन है। तो देखा जाए तो जो दोनों कथन और कारण दोनों सही दिख रहे हैं कि भारत में जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी प्रव्रजन सर्वाधिक है, लेकिन ग्रामीण से ग्रामीण प्रव्रजन जो है वो मुख्य रूप से महिला प्रव्रजन है। लेकिन ये जो कारण है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि अंकित की गई थी? ऑप्शन है आपके केरल, गोवा, नागालैंड या मेघालय। तो सही उत्तर क्या है? किन राज्यों में या इनमें से किस राज्य में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी आपको बताना है। तो सही उत्तर दोस्तों सही उत्तर है नागालैंड। नागालैंड में वर्ष 2011 की जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी और ये ऋणात्मक वृद्धि -0.6 जो है अंकित थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया है? ऑप्शन देखिए 1990, 1995, वर्ष 2000 या 2005। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति या नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है ये सन 2000 में अपनाया है। तो याद रखिएगा, भारत की नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष 2000 में अपनाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना से ही संबंधित है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर नगरीय प्रतिशत जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम है? ऑप्शन देखिए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार या फिर नागालैंड। तो सही उत्तर दोस्तों सही उत्तर है बिहार। बिहार का जो बिहार में देखा जाए तो नगरीय प्रतिशत में जनसंख्या के आधार पे जो जनगणना का निम्नतम स्तर है वो बिहार में है। तो सही उत्तर आपका बिहार हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, ताला उद्योग अलीगढ़ ये सही सुमेलित है। कालीन उद्योग भदोही संत रविदास नगर ये भी सही है। चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि चूड़ी उद्योग आपका ये फिरोजाबाद से संबंधित है। और चिकन उद्योग लखनऊ, चिकन एक जो है चिकन कढ़ाई होती है दोस्तों, ये लखनऊ में संबंधित है। तो आप जानते हैं ये एक प्रकार से यूपी स्पेशल का भी प्रश्न है। अलीगढ़ तालों के लिए, कालीन उद्योग के लिए भदोही, चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद और चिकन उद्योग के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। शाहजहांपुर जो है चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए ये युग्म सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, नोएडा में, नई दिल्ली में, गाजियाबाद में या गुरुग्राम में। तो सही उत्तर बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान दोस्तों नोएडा में स्थित है। नोएडा में बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान है और इसकी कल्पना 1962 में की गई थी और भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन 1972 में स्वायत्त शासी समिति के रूप में ये पंजीकृत है और ये पूर्व में राष्ट्रीय श्रम संस्थान के रूप में जाना जाता था। 1995 में इसका नामकरण भूतपूर्व राष्ट्रपति बीबी गिरी के नाम पर किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वुमेन पावर लाइन 1090 या वुमेन पावर लाइन 1090 योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखिए, 12 दिसंबर 2012 को, 15 नवंबर 2012 को, 16 नवंबर 2013 को या फिर 20 नवंबर 2014 को। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों कि वुमेन पावर लाइन 1090 योजना 15 नवंबर 2012 को प्रारंभ की गई थी। और देखिए, महिला उत्पीड़न की घटनाओं को सख्ती से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वुमेन पावर लाइन की स्थापना 1090 की स्थापना की गई थी और ये 15 नवंबर 2012 से लगातार काम कर रही है। अगला प्रश्न है, कौन भारत में विमुद्रीकरण का औपचारिक उद्देश्य नहीं था? ऑप्शन देखिए, अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा को कम करना, समव्यवहार के अंकीय तरीकों का उपयोग करना, कर आधार को बढ़ावा देना, जीडीपी की विकास दर में वृद्धि करना। इसमें से आपको बताना है कि भारत में जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था या विमुद्रीकरण हुआ था उसका औपचारिक उद्देश्य क्या नहीं था? तो सही उत्तर है दोस्तों कि जीडीपी की विकास दर में वृद्धि करना ये भारत में विमुद्रीकरण का औपचारिक उद्देश्य नहीं था। 8 नवंबर 2016 को आप जानते हैं कि 500 और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था और एक ही झटके में अर्थव्यवस्था की 86% मुद्रा अवैध घोषित हो गई थी। और इस कदम के 4 उद्देश्य थे: भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना, नकली नोटों की छपाई पर लगाम करना, आतंकवादियों द्वारा उच्च मूल्य के नोटों पर प्रयोग पर लगाम लगाना और विशेषकर जो लोग काला धन संचित कर रहे हैं उस पर रोक लगाना। तो विमुद्रीकरण का औपचारिक उद्देश्य जीडीपी की विकास दर में वृद्धि करना नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उदय कोटक समिति के विषय में गलत है? आपको बताना है। ये समिति सेबी द्वारा गठित की गई थी, सही है। इसका संबंध निगमीय प्रशासन से है, कारपोरेट एडमिनिस्ट्रेशन, सही है। इसने संस्तुत की है कि कंपनी बोर्ड के कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, ये भी सही है। और इसने संस्तुत की है कि अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के पद एक ही बने रहना चाहिए, ये सही नहीं है। तो ये गलत कथन है उदय कोटक समिति के विषय में। तो देखिए, भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं के कारपोरेट प्रशासन में सुधार की सिफारिशों के लिए सेबी द्वारा उदय कोटक समिति का गठन किया गया था, लेकिन ऑप्शन डी जो है इसकी संस्तुतियों में सही नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। देखिए, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराने के लिए कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाना, तो ये आप जानते हैं एथिलीन का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए। बेकिंग सोडा का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग सोडा जो घरों में यूज किया जाता है उसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है और क्वार्ट्ज जो होता है वो रासायनिक रूप से सोडियम सिलिकेट होता है। तो इस प्रकार सही कोट का मिलान आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन, ब्रोमीन या आयोडीन। आपको बताना है कि सामान्य तापमान पर या कमरे के साधारण तापमान पर कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों ब्रोमीन सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी ब्रोमीन। इसका परमाणु क्रमांक 35 है। ये हैलोजन समूह का तीसरा सबसे हल्का तत्व है और कमरे के सामान्य तापमान पर ये द्रव अवस्था में रहता है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन्स में आते हैं और ब्रोमीन जो है ये दोस्तों कमरे के साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रालेथ्रिन क्या है। एक सामान्य पीड़ानाशक, पेशी शिथिलक, मच्छर विकर्षक या केश रंजक। इसमें बताना है आपको प्रालेथ्रिन क्या है। दोस्तों प्रालेथ्रिन एक प्रकार का पाइरेथ्राइड कीटनाशक है। ये सामान्य रूप से मच्छरों को भगाने के रूप में काम में आता है। तो सही उत्तर है मच्छर विकर्षक। मच्छर को भगाने में प्रालेथ्रिन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न है पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लियक अम्ल। इसमें से आपको बताना है कि जो पित्ताशय में जो पथरी पाई जाती है, जो स्टोन बोलते हैं पित्ताशय का स्टोन, तो ये किसका पाचन प्रभावित करती है। सही उत्तर क्या है दोस्तों, पित्ताशय में पाई जाने वाली जो पथरी होती है वो मुख्य रूप से वसा का पाचन प्रभावित करती है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। दोस्तों यकृत में उत्पन्न पित्त का भंडार जो होता है वो पित्ताशय में होता है। पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमाव पित्त की पथरी होती है और पित्त की पथरी वसायुक्त भोजन के पाचन में समस्या कर सकती है। 29वां प्रश्न है बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश। आपको बताना है सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो सही उत्तर है राजस्थान। दोस्तों सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न जो है सामान्य गणित से संबंधित है। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं। 3 संख्याओं का हरात्मक माध्य 18 है। यदि 2 संख्याएं 12 और 36 हैं तो तीसरी संख्या क्या होगी। आपको बताना है कि 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनका हरात्मक माध्य 18 है। 2 संख्याएं आपको पता चल गई, एक 12 है और एक 18 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों जब आप इसको फार्मूले के आधार पर सेट करेंगे तो 3/1/12 प्लस 1/36 प्लस 1/x इज इक्वल टू 18। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान आपका 18 आ जाएगा। अगला प्रश्न है तारीख पर न विचार करते हुए 2 व्यक्तियों के अलग अलग दिनों की पैदा होने की प्रायिकता क्या होगी। आपको बताना है। प्रायिकता से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं कभी कभार। तो पूछ रहा है कि तारीख पर विचार न करते हुए 2 व्यक्तियों के अलग अलग दिनों में पैदा होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए सप्ताह में आप जानते हैं कि 7 दिन होते हैं और एक व्यक्ति सोमवार को पैदा होता है तो दूसरा व्यक्ति यदि सप्ताह के अन्य शेष दिनों में से किसी भी दिन में पैदा हो तो दोनों व्यक्ति अलग अलग दिनों में पैदा होंगे। यानी यदि कोई व्यक्ति सोमवार में पैदा होता है तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि इनमें से कोई दूसरा व्यक्ति पैदा हो रहा है तो सप्ताह के अलग अलग दिन हो जाएंगे। तो दोनों व्यक्तियों के अलग अलग दिनों में पैदा होने की प्रायिकता 6/7 हो जाएगी आपकी। देखिए 7 टोटल है, 7 दिन होते हैं, कोई व्यक्ति 7 दिनों में पैदा होता है और उसके अलग दिन यानी 6 दिन और बचते हैं तो 6/7 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी हुई संख्याओं 253, 275 और 385 के समान है। आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 253 है। 253 2 और 3 5 होता है। 275 में 2 और 5 7 होता है। 385 में 3 और 5 8 होता है। तो ऑप्शन के आधार पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या इनके समान है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 165। 1 और 5 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि सभी लड़कियां मां हैं।
दूसरा कथन है कि कुछ माताएं 20 वर्ष की उम्र से अधिक हैं। तो उपरोक्त दोनों कथनों के आधार पर ये ज्ञात कीजिए कि कौन सा एक तर्कसंगत रूप से सही है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तर्कसंगत रूप से सही है। सभी लड़कियां 20 वर्ष से उम्र की अधिक हैं, तो देखिए, और कुछ लड़कियां 20 वर्ष की उम्र से अधिक हैं, सभी माताएं लड़कियां हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, अगर जो इन कथनों के आधार पर हम देखें तो इनमें से कोई भी कथन तर्कसंगत रूप से सही नहीं निकलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 34वां प्रश्न, आइए देखते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में राकेश दाहिनी ओर से 11वां है, बाईं ओर से 15वां है। देखिए, लड़कों की पंक्ति में राकेश जो है दाहिनी ओर से 11वां, बाईं ओर से मोहन 15वां है। अगर मोहन राकेश से 12वां है तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो देखिए, पंक्ति में लड़कों की संख्या जोड़ने के लिए आप 11 कर लीजिए, प्लस 15 कर लीजिए, प्लस 12 कर लीजिए, इतने के जोड़ के उसमें से 1 घटा दीजिए। तो 11, 15 और 12 हो गया 38, 38 में से 1 आप जब घटा देंगे तो ये हो जाएगा 37। ये एक सामान्य फार्मूला है पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या जोड़ने के लिए। दाहिने से प्लस बाएं से प्लस उनके बीच में जो संख्या आ रही है, गैप आ रहा है, उसको जोड़ के उसमें से 1 घटा देंगे तो आपकी कुल लड़कों की संख्या पता चल जाएगी। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण आपको बताना है। कथन है, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है, ये आपका सही है। कारण है, आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था, ये सही नहीं है। दोस्तों, आप जानते हैं कि चुनाव शुरू होते ही, चुनाव की घोषणा जब शुरू होती है तो राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए कुछ मानदंड स्थापित होते हैं और ये राजनीतिक दलों पर बाध्यकारी होता है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा बनाया जाता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा आदर्श आचार संहिता बनाई जाती है। और आप जानते हैं कि निर्वाचन आयोग जब चुनाव की तिथियों की घोषणा करता है तब से ये लागू हो जाती है। और ये जो आदर्श आचार संहिता है, भारत संघ बनाम हरबंस सिंह, जलाल व अन्य उपर्युक्त से स्पष्ट है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ये आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित नहीं किया है, लेकिन इसको चुनाव के घोषणा शुरू होने के समय जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसमें आपका ए सही हो जाएगा, आर गलत। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में राज्य सरकार की निर्देशिका तक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक मोबाइल ऐप डीजी नेस्ट का आरंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो डीजी नेस्ट दोस्तों, ये पंजाब सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न भी करंट से संबंधित है, करंट अफेयर से। म्यांमार ने कौन सी भारतीय पनडुब्बी को अपनी नौसेना में शामिल किया है? आपको बताना है, म्यांमार द्वारा भारत की किस पनडुब्बी को अपनी नौसेना में शामिल किया है? तो सही उत्तर है INS सिंधुवीर। दोस्तों, INS सिंधुवीर जो है, इसको म्यांमार द्वारा अपने नौसेना में शामिल किया गया है। 38वां प्रश्न है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग के लिए 7 एशियाई देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन सा देश इस समझौते का सदस्य नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन है जापान, थाईलैंड, श्रीलंका और लाओस। तो सही उत्तर है लाओस इस समझौते का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल में देश के पहले सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन कब किया गया है? सड़क सुरक्षा सप्ताह भी होता है और देश के पहले सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन कब किया गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों 18 जनवरी 2021 को देश के पहले सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया गया और इसका उद्देश्य देश में लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करना और दुर्घटनाओं में कमी करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 40वां प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। 8 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है? तो सही उत्तर है दोस्तों प्रधानमंत्री जो हैं उनकी अध्यक्षता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए
एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। दोस्तों इस उच्च स्तरीय समिति में जो है उसमें केंद्रीय मंत्री, प्रतिष्ठित नागरिक, इतिहासकार, लेखक, विशेषज्ञ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पारिवारिक सदस्य, साथ ही जो हमारी आज़ाद हिंद फौज थी उससे जुड़े प्रतिष्ठित लोग शामिल थे। और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को प्रति वर्ष 23 जनवरी को दोस्तों 23 जनवरी को जो है ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा भी की गई है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित JIC प्रवक्ता परीक्षा सामान्य अध्ययन के लिए प्रैक्टिस सेट, और इसके जो प्रश्न रहे, जो सामान्य अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न हैं, ये लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इनको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।